नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पहले अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में सत्ता परिवर्तन के लिए देशव्यापी प्रदर्शन हो चुका है। भारत के पड़ोसी देश पिछले 4-5 साल से अस्थिर हुए हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान और मालदीव में भी हालात कुछ खास ठीक नहीं है। अब हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों में बीते सालों में अराजकता की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच नेपाल में जेनजी आंदोलन ने वहां की सियासी जमीन हिला दी है। वहां के सत्ताधीश देश छोड़ने की तैयारी में हैं। हर तरफ अफरा तफरी और अराजकता का माहौल बना हुआ है। नेपाल में चारों ओर बवाल है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कर्फ्यू और सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बावजूद विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। वहां के लाखों छात्र और युवा सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए हैं और जमकर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। संसद भवन में भयंकर आग लगी है। संसद भवन से धुएं का ऊंचा गुबार निकल रहा है। नेपाल में संसद भवन को फूंकने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदर्शनकारी घुसे और उसे भी आग के हवाले कर दिया। कई मंत्रियों के घर में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई है। सिंह दरबार पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। विरोध उग्र होने पर नेपाल सरकार ने काठमांडू समेत कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा है। राष्ट्रपति पौडेल के निजी आवास पर कब्जा कर आगजनी की गई है। मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर तोड़फोड़ की है और आग लगाई है। पीएम केपी शर्मा ओली के इस्तीफा देने के बाद नेपाली आर्मी अब मंत्रियों को उनके आवास में सुरक्षा देने में लगी है। सेना हेलीकॉप्टर के जरिए मंत्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। नेपाल में मंत्रियों के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को टारगेट किया गया है। हालांकि नेपाल सरकार ने 3 दिन पहले लगाए गए सोशल मीडिया बैन को सोमवार को वापस ले लिया है। युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 20 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस सब के बाद सेना ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है। अब नेपाल में इसे जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया है और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक नाम उभरकर जो सामने आया है। उधर नेपाल में लोगों के आक्रोश को देखते हुए भारत की सीमा से लगे होने के चलते यहां सतर्कता बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के पड़ोसी देशों में पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में जो अस्थिरता की जो स्थितियां पूरी सामने आ रही हैं, उसने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाली है। दोनों देशों में फंसे लोगों को पुलिस की सहायता से बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है। वहीं नेपाल में तनाव को देखते हुए लखीमपुर खीरी बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। देखिए, सवाल जायज हैं और सवाल बड़े भी हैं। आखिरकार ये जो स्थितियां हैं, ये क्यों निर्मित होती चली जा रही हैं और पहली बार नहीं हो रहा। आप देखिए ना कि क्या बांग्लादेश की स्थितियां नहीं देखी, क्या श्रीलंका की स्थितियां नहीं देखी और अब नेपाल में ये हो गया। भारत के पड़ोसी मुल्क हैं और बहुत ज्यादा इसमें समझने की जरूरत है। हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। नेपाल के हालात बिगड़े नहीं है, सुधरे हैं। अगर एक देश का युवा मिलके भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ आंदोलन करता है और भ्रष्टाचारी सरकार का तख्ता पलट करता है तो बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि उस देश का युवा जागृत है। उस देश का युवा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार है। तो मैं तो इसको एक अच्छा और शुभ संकेत की तरह देखूंगा। बिल्कुल भारत को मदद करनी चाहिए। भारत को पड़ोसी देशों के अंदर शांति बहाल करने के अंदर मदद करनी चाहिए। मगर अगर भ्रष्टाचारी सरकार है तो ऐसी सरकारों का तख्ता पलट होना चाहिए। सोशल मीडिया को लेकर नेपाल सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाया गया, हमको लगता है कि लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। मीडिया पर किसी तरह का भी अंकुश अगर लगता है, दबाव पड़ता है, तो वो हमारे लोकतांत्रिक के व्यवस्था में एक तरह से उसको रोकने की कोशिश होती है। नेपाल की राजनीति में एक अनिश्चितता है, असंवैधानिक स्थिति पैदा हुई है, राजनीतिक संकट पैदा हुआ है और भारत ऐसा देश है जो सबके लिए चिंता करता है। हमारे देश की सरकार संभवतः नेपाल की घटनाओं पर निगाह बनाए हुए है और जैसे भी नेपाल को जरूरत होगी हमारे देश के सहयोग की, तो निश्चित हमारा देश सहयोग करेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति नेपाल में, देखिए, तो आग में झुलसा नेपाल है और कहते हैं ना कि जेनजी आंदोलन से बुरा हाल है। ये युवा हैं,
इनका प्रदर्शन है और जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, जो आवाज उठाई गई है और इस तरह का जो स्वरूप दिख रहा है, जहां तक तख्ता पलट के आसार दिखते हैं और पूरी तरीके से उसमें आगे बढ़ा गया है। देखिए, कौन है इसके पीछे? क्या कोई ऐसी बात है जो अभी उभर कर सामने नहीं आ रही है? क्योंकि महज यदि ये समझा जाए कि ये इतना बड़ा आंदोलन या प्रदर्शन इस वजह से हुआ क्योंकि सोशल मीडिया को पूरी तरीके से बैन किया था और भी बहुत सारी ऐसी बातें थी सरकार की तरफ से जो शायद अनसुनी हो रही थी, और जब युवाओं में आक्रोश आता है, जब कहते हैं ना कि चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो फिर ऐसे ही वो फूटता है एकदम से, तो शायद ये चीजें हैं। देखिए, हम इसके पहले श्रीलंका और बांग्लादेश का पूरा सिनेरियो देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और वैसी ही तस्वीर हमें यहां भी दिखी है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, समझना पड़ेगा इसके पीछे कोई ताकत है या फिर वाकई में जो भ्रष्टाचार सरकार है उनका तख्ता पलट होना चाहिए, जैसे कि प्रतिक्रियाओं में भी कुछ लोगों ने कहा। आखिर क्या और क्या इसका एक फाइनल सॉल्यूशन होगा? क्या पूरी तरीके से सफाया होगा, तख्ता पलट होगा, कमान कुछ और होगी, किसके हाथों में होगी? चर्चाएं ये भी हैं कि कुछ नाम अभी तक ऐसे आ रहे हैं, देखिए आधिकारिक पुष्टि नहीं है इसलिए मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक कनेक्शन चाइना का भी आ रहा है। कितना सही हो सकता है? सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आपसे कुछ देर में राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। और नेपाल जनकपुर से घनश्याम मिश्रा पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शारदा जी आपसे करूंगी। मैम, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ मैम, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो घटना आई नेपाल से, ये आज सोचने पर मजबूर कर रही है कि न जाने अगला कौन होगा या नहीं होगा, ये बाद की बात है, लेकिन ये सिनेरियो किस वजह से बना? महज सोशल मीडिया बैन किया गया, सिर्फ ये एक वजह मैम मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगती। इसके पीछे लंबे समय से कुछ चीजें चल रही थी। जाहिर तौर पर जो भ्रष्टाचार की बात की गई है वो सारी चीजें भी थी, और अब जिस तरीके से पूरी तरह से एक तख्ता पलट की बात हो रही है, आप देखिए जो सिनेरियो बना है, कई मिनिस्टर्स हैं उनको वहां से दूर ले जाने की कोशिश हो रही है, पीएम का इस्तीफा हो चुका है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो जाए, चाहे राष्ट्रपति का निज निवास हो जाए, सब जगह पे अटैक किया गया है, सब कुछ आग के हवाले किया गया है। तो ये जो सिनेरियो बना, इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? महज भ्रष्टाचार, सत्ता सुन नहीं रही थी इसलिए युवाओं का आक्रोश बढ़ा, जैसा कि हमने बांग्लादेश में भी देखा, उसके पहले श्रीलंका देखा, या फिर कोई और शक्ति थी जो इसके पीछे काम कर रही थी? क्या ऐसा भी कोई एक पॉइंट हो सकता है? क्या मानती हैं? देखिए राखी जी, जिस तरीके से विश्व में आज ये जो पूंजीवाद है ये अपने अंतिम सांस गिन रहा है, और अंतिम सांस गिनने के कारण इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स क्या है? बेरोजगारी है, और चारों तरफ भ्रष्टाचार है, युद्ध है, मानवता के प्रति अपराध हैं। और इसी बीच में जब कोई तानाशाह इन मुद्दों के समाधान करने की बजाय, क्योंकि समाधान तो हो नहीं सकता, जब वो जनता की आवाजों को दबाने लगता है, विरोध के स्वर को सुनना पसंद नहीं करता, गोदी मीडिया की तरह वहां का मीडिया भी जनता के गले दबाने लगता है, तो नेचुरली अब जब गोदी मीडिया में किसी की आवाज सुनी सुनाई नहीं जाएगी, जो सरकार का समर्थक मीडिया, भारत में भी हम उससे बाहर नहीं है उस व्यवस्था से, तो भारत हो चाहे वो दूसरे और कोई हमारे पड़ोसी देश हैं, सब जगह पर यह प्रयास किया गया है कि जो सत्ता में एक बार पहुंच गया वो हटना नहीं चाहता, लेकिन जो उनकी एरिस्टोक्रेसी है, जो उनका पूरा का पूरा अपना रुतबा है, वो राजा महाराजाओं जैसा होता है, बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो भारत है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो श्रीलंका था, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो पाकिस्तान है, सत्ता में जो बैठ गया, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना रहे, गरीबी के जुए तले पिसते हुए लोग, बेरोजगारी का दंश झेलती हुई जनरेशन जो हमारी युवा जनरेशन है, और उसके बाद जो उनके हाथ में अपने विचारों को प्रकट करने का एक साधन रहा सोशल मीडिया। हम अपने देश में भी रोज देखते हैं कि नए नए कानून बनाए जाते हैं गला दबाने के लिए, तो इसी तरह से वहां पर भी किया गया। और इसके पीछे ये बात जरूर है कि वो जो आक्रोश उबाल जो खा रहा है युवाओं का, वो जायज है, और मैं तो इस बात का बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव साइन देखती हूँ कि कम से कम वहां 20 लोगों की मौत के बाद वहां के प्रधानमंत्री और सब इस्तीफा दे रहे हैं मंत्री, यहाँ तो 200, 200, 300, 700 लोग मर जाते हैं,
और यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कोई नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेके एक चपरासी तक इस्तीफा नहीं देता। तो नैतिकता का जो अगर सबक सीखना है तो हम नेपाल से सीखे हैं, और दूसरी तरफ इसके पीछे किस ताकत का हाथ है ये भी समझने की बात है कि नेपाल जिस तरीके से चाइना की तरफ झुक रहा था, या जैसे भारत का भी देखा गया कि अब ट्रंप के बेरुखी के बाद ट्रंप की एक तरह से हमारे साथ जो उसका व्यवहार रहा, उसको देखते हुए बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी आधार के जब सरकारें पाले बदलती हैं तो वो जो अपने पूरे विश्व के तानाशाह बनते हैं, पूरे विश्व को उंगलियों पे नचाने का अपना ख्वाब देखते हैं और सोचते हैं कि उनसे बाहर कोई जा नहीं सकता। तो इसी तरह की बात नेपाल पर भी है। उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा है कि इस साउथ एशिया में जो एससीओ की बैठक हुई है, चाहे ब्रिक्स की है, चाहे वो उनके हाथ से निकल ना जाए, इसीलिए चाहे बांग्लादेश का तख्ता पलट है, चाहे वो श्रीलंका में हुआ, चाहे अभी नेपाल में हो रहा है, अगला नंबर कहीं किसी और हमारे जैसे देश का ना हो, ये हमें मतलब खैर मनानी चाहिए, क्योंकि हालात यहाँ पर भी कोई बेहतर नहीं है, हालात यहाँ पर भी बहुत बुरे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि खाली विद्रोह कर देने से, आगजनी कर देने से और इस तरह से सड़कों पे उतर जाने से, बिना नेतृत्व पुख्ता हुए, बिना विचारधारा का कोई आधार हुए, ये जो लहरें हैं विद्रोह की आएंगी जाएंगी। असल में रिवोल्यूशनरी ताकत जब तक एकजुट होकर सही दिशा में, बिना किसी मारकाट और बिना किसी आगजनी के, सही नेतृत्व के साथ युवाओं को रास्ता बताएंगे, तभी इन समस्याओं का समाधान है। सत्ताएं तो बदलनी चाहिए, क्योंकि दो लोगों ने अगर पूरे देश की सत्ता पर कब्जा कर रखा होता है, पूरा जो पूंजी का खेल तानाशाहों के माध्यम से खेला जाता है, देश को बेचा जाता है, चाहे देश की बर्बादी की जाती है, तो युवा का नाराज होना स्वाभाविक है। ठीक है, ये जो आप हमारे अपने देश में भी देखते हैं, वो सब उसी का रिप्रकशन होता है। जब वो कोई भी गौरक्षा के नाम पे या हिंदू मुसलमान के झगड़ों के नाम पे जो युवा निकलता है, वो एक उसी तरह का विद्रोह है, क्योंकि बेरोजगार युवा क्या करेगा? बिल्कुल, बेरोजगार युवा का जो गुस्सा है। ठीक है मैम, रोकूंगी, वापस आऊंगी। हाँ ठीक है, नेपाल में भी यही हुआ है। ठीक है, घनश्याम जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, म्यूट है शायद, आप अनम्यूट करिएगा प्लीज। बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं मैम, आपको प्लीज। हाँ घनश्याम जी, देखिए ये बात तो मुझे भी लगती है, कई एक्सपर्ट भी मानते हैं, और जितना सिनेरियो हम क्योंकि देख रहे हैं, एक जर्नलिस्ट आप भी हैं और जर्नलिस्ट मैं भी हूं, ये सिर्फ महज सोशल मीडिया बैन हो गया और ये गुस्सा फूट पड़ा और इस स्थिति में, इस रूप में आ गया, ये हो नहीं सकता। ये लंबे समय से चीजें थी, वो भ्रष्टाचार था, जो चीजें चली आ रही थी, आवाज दबाई जा रही थी, वो एक इतनी नाराजगी थी जो आते 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 एकदम ब्रेक हो गई। बट कौन देखेगा? अगला नेतृत्व किसका होगा? ये जो युवा हैं, ये किसके कहते एक सपोर्ट तो होगा, बिना उसके ये कैसे आ गए हैं? इतने लोगों की जान जा रही है, इतना नुकसान हो रहा है, आप सड़कों पर हैं, आप सब जो गिरफ्त में आएंगे, उनका फ्यूचर, भविष्य क्या होगा? ओवरऑल जो सिनेरियो नेपाल का इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्या मानते हैं आप, और क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा? क्योंकि हालात तो बहुत बिगड़ चुके हैं, इसे संभालना फिलहाल मुश्किल तो नहीं दिखता। राखी मैम, ऐसा है कि नेपाल में ये फर्क पुस्ता, ये अंतर पुस्ता बीच का जो संघर्ष है वो लंबा समय से चल रहा है। एक पुस्ता है जो कांग्रेस हो, एमाले हो, और भी अन्य अन्य जो पार्टी है, यूएमएल पार्टी जो है वो कांग्रेस हो, अन्य अन्य और भी पार्टी है, जिसमें अलग अलग पुस्ता बीच का एक संघर्ष लंबा समय से चल रहा है, जो सभी दिन आपको स्टार्ट से देखेंगे तो कभी भी आप देखिएगा तो वो पुरानी पार्टी जितने भी हैं वो युवा को सिर्फ प्रयोग किए, वो सिर्फ युवा को प्रयोग किया और उसको लेकर के वो आंदोलन किए, उसको अवसर नहीं दिए। तो एक आक्रोश वहां भी था। दूसरा, पिछले समय में जिस हिसाब से नया शक्ति जो आए, जैसे राष्ट्रपा आ गया, उसके बाद सीके राउत की पार्टी आया, जनमत पार्टी आ गया, और नया नया पार्टी भी आए, तो वो सब यूथ हैं, उनका जो लीडर है वो सारे लोग यूथ हैं। तो ये एक यूथ का ये हल्ला बोल है, और यूथ का जो जेड ग्रुप का जो आंदोलन था, उसमें जो जिस हिसाब से सरकार ने यहाँ पे गोली बर्बरता पूर्वक वो बरसाई है, और एक दिन में आपको पता होगा, पहले लोकतंत्र के आंदोलन हुआ है, यहाँ पे गणतंत्र के आंदोलन हुआ है, बहुत सारे आंदोलन हुए, 25-25 दिन आंदोलन हुए, 25 दिन के आंदोलन में 20 आदमी डेथ किए हुए थे उस टाइम में। लेकिन एक ही दिन में, एक ही रोज में, कुछ चंद घंटों में 20-20 युवाओं का हत्या किया जाता है।
मैं इसको हत्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जेनजी ग्रुप का अभी का जो आक्रोश है वही है। वो लोग कॉपी किताब लेकर के वो सड़क में आए हुए थे। प्रशासन और गृह मंत्रालय, यहाँ की सरकार जिस हिसाब से उसको बर्ताव की है, उसका आक्रोश है। और ये आक्रोश, ये पुराना आक्रोश है, वो पुराने नेता, पुराने पार्टी प्रति आक्रोश है। जेनजी ग्रुप का जो रिवोल्यूशन है, इसका जो आक्रोश है वो तो है ही। जो कल होकर के कल जो घटना हुआ उसका रिएक्शन आज हुआ है। राष्ट्रपति रिजाइन दे चुका हुआ अवस्था है, सरकार के सारे नियंत्रण से बाहर हो चुका अवस्था है। यहाँ पे जो आर्मी चीफ हैं वो, यहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सारा ध्वस्त हो चुका अवस्था है। और जो आर्मी है, राष्ट्रपति रिजाइन दे चुका हुआ अवस्था है। आर्मी चीफ है जो है, यहाँ के जो मुख्य सचिव है, सारे लोग विज्ञप्ति जारी करके वो लोग बोल रहे हैं कि अब संवाद के माध्यम से हम लोग समस्या का हल करें, हम लोग बैठ के बात करें, और कोई मानने को तैयार नहीं। तो ये आज का सिर्फ एक दिन का, 2 दिन का अवस्था नहीं है, पहले से लोग के दिमाग में बैठा हुआ आंदोलन है। फर्क पुस्ता बीच के आंदोलन है, अलग अलग पुस्ता बीच जो अंतर का जो आंदोलन है वो आंदोलन है। भ्रष्टाचार का विषय भी हो गया। आपको पता होगा कुछ दिन पहले यहाँ पे नेपाल में बैंक घोटाले के विषय में यहाँ पे जो सहकारी आंदोलन हुआ था, उस टाइम में यहाँ के जो तत्कालीन सरकार थे वो गृह मंत्री रवि लामिछाने को जेल में डाल दिया होता। तत्कालीन रवि लामिछाने को वो रिजाइन देना पड़ा था उनको, उसके बाद उनको नियंत्रण में लेकर के डाल दिया गया था। वो बहुत कुछ सारा कुछ है जो यूथ उसको पचा नहीं पा रहा था, और ये विस्फोट का रूप लिया है। और उसका कारक तत्व यहाँ के जो सत्ताधारी थे, अब तो है नहीं, वो रिजाइन दे चुके हैं। जो कल आज कुछ घंटे पहले तक का जो सत्ताधारी थे, उन सब का अवस्था बहुत दयनीय है। और उस सब के कारण ही यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ये जेनजी पुस्ता का कहावत है। और आप जो एक बात बोले हैं कि इसके पीछे क्या होगा, अब क्या होगा, अब नया निर्माण होता है तो फिर कुछ फर्क होता है। नया निर्माण के लिए कुछ टूटता भी है, कुछ अलग तरह का भी होता है। और ये नेपाल में अभी देखा गया है। और हमको लग रहा है जिस हिसाब से अभी बालेन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, वो आह्वान कर चुके हैं कि अब शांति बरतवा चाहिए, अब सब लोग शांत हो जाए। अब ये सरकार अपना रिजाइन दे चुका हुआ अवस्था है। आर्मी के साथ हम लोग बैठ के बात करेंगे, यहाँ के जो भी हैं उनके साथ बैठ करके जेनजी पुस्ता को लाया जाएगा आपके सरकार में। तो बालेन आग्रह कर रहे हैं। आपको मैं एक नया बात जानकारी कर रहा हूँ, जो नखू कारागार में थे, जिनको कारागार में डाल दिया गया था वर्तमान सत्ता द्वारा, और रवि लामिछाने, उनको बाहर निकाल दिया गया है। उनको सारे जनता लोग, यहाँ के यूथ लोग बाहर निकाल के ला दिए हैं। और बहुत सारे जेल से बहुत सारे लोग बाहर निकल चुके हैं अवस्था है। और वो लोग भी अभी बैठ करके बात करने का बात कर रहे हैं। और शांति का, अमन चैन का बात अब सारे लोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर है संदूक रोहित, जो इंटरनेशनली डॉक्टर हैं, जो देश विदेश में जाके वो सेवा देते हैं। संदूक रोहित ने एक विज्ञप्ति जारी करके बोल दिए हैं कि अब हुआ, अब जेएनजी पुस्ता को शांत रहने के लिए, अब नया निर्माण करने के लिए वो आग्रह कर रहे हैं। शांति का अपील किया जा रहा है सारे तरफ से, चौतरफी। लेकिन यहाँ पे शांत होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। एक आक्रोश है जो एक ही दिन में, चंद घंटों में जिस तरीका से युवा को हत्या किया गया है, वो आक्रोश इस प्रकार से विस्फोट का रूप लिया है। राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री भवन हो, पूर्व प्रधानमंत्री के घर हो, पूर्व उप प्रधानमंत्री के घर हो, कुछ नहीं बाकी रखा है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ के जेएनजी जो युवा पुस्ताएं हैं वो उनके कंट्रोल में आ चुके हैं। वहां पे नेपाली झंडा उगाड़ चुके हैं और ये अपना आवाज को बुलंद कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम जी। रुद्र प्रताप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। रुद्र प्रताप जी, जो कुछ भी नेपाल में हुआ और लगातार जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि नेपाल से ही हमारे साथ जनकपुर नेपाल से घनश्याम जी जुड़े हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और ये बात सच है, बहुत लंबे समय से ये चीजें चल रही थी। अब ऐसा लगता है उनकी बातों को भी सुन के कि एक नए निर्माण की बात होती है। अब नए निर्माण के लिए, लेकिन ये जो पीछे इतनी चीजें हो गई हैं, उसके बाद नया निर्माण होगा, कैसे होगा, कौन होगा, लेकिन हमें इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि अब आगे और अगला कौन। इतना लंबा समय होता चला जा रहा है, वो स्थितियां क्यों हो रही हैं? कोई इकलौता देश होता तो हम मान लेते, भारत के हमारे पड़ोसी देश हैं, हम नेपाल की बात करें, हमने इसके पहले बांग्लादेश को देख लिया, उसके पहले श्रीलंका को देख लिया। ये एक सवाल खड़े करता है कि आखिरकार ये स्थितियां लगातार जो होती जा रही हैं, न जाने अगला नंबर किसका हो सकता है। देखिए रेखा जी, इसके पीछे की राजनीति को समझना पड़ेगा कि जो लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र में इस तरह की कोई भी चीज की
की संभावना पे भी हम नहीं विचार कर सकते हैं, और जो हो रहा है उसका हम समर्थन कैसे कर सकते हैं। आप लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करते हैं और इस तरह से आप उग्र प्रदर्शन को कह रहे हैं कि नहीं ये अच्छी बात है, हम बदलाव लाना चाहते हैं और बदलाव के बाद नया निर्माण करने वाले हैं। आपने बंगाल में देखा, बांग्लादेश में आपने देखा उन्होंने कौन सा निर्माण कार्य कर लिया। उन्होंने अपने चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ, अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ आप इस तरह से आक्रामक आंदोलन करते हैं और आप कह रहे हैं कि वहां लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, और आने वाली सरकार जो होगी वो लोकतंत्र को बहाल करेगी। अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो आपके पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी के अंदर ऐसा गुस्सा नहीं होता है कि वो अपने देश की सरकार का तख्ता पलट कर ले। आप अब सीख रहे हैं, अगर आपको पाकिस्तान से सीख लेना है या और बहुत सारे ऐसे देश हैं तो आप सीखते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। कारण क्या है कि देखिए, जन विद्रोह, हम लोग भी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जनता अगर इतनी सचेत होती और जनता अपने सरकार के प्रति इतने सक्षम होती कि वो सरकार को बदल सकती है, तख्ता पलट कर सकती है, तो कभी ऐसी स्थिति लोकतंत्र में पैदा ही नहीं हो सकती है। ये कोई ऐसी ताकतें होती हैं जो उनको प्रेरित करती हैं, क्योंकि अगर वही युवा इतने उसके अंदर जोश है, उसके अंदर उतनी भावनाएं हैं, उतना वो उग्र है, तो इतने दिन तक वो बैठा क्यों था? क्या आप विस्फोट करने की स्थिति में आते हैं? तो ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, और उसी के तहत ये जो छोटे देश हैं उनके लोगों को उस तरह से मैनिपुलेट करके इस तरह से उकसाया जाता है और बढ़ाया जाता है। आप बताइए इसका नेक्स्ट प्लान क्या है? अगर हम नेपाल की बात करते हैं, अगर हम बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो बांग्लादेश ने क्या कर लिया अब तक? आपने तख्ता पलट कर लिया, उसके बाद आप 1 साल से ज्यादा समय हो गया, आप चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप सैनिक शासन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाओं का जो लोग समर्थन करते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फंडेड होते हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आजकल इस चीजों में लगी हुई हैं। आपने देखा होगा कि श्रीलंका की जब आप बात कर रहे हैं तो श्रीलंका में भी ऐसा हुआ, अफगानिस्तान की बात होती तो वहां पर भी होता है, और विश्व के जहां पर भी इस तरह के लोकतांत्रिक सिस्टम को हिलाने की बात होती है, बाद में ये चीज निकल करके आती है कि वहां कुछ विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप होता है, जिससे वो फंडिंग के द्वारा इस तरह की चीजों को कराते हैं। और खास करके उन देशों की बात हो रही है जहां पर लोकतंत्र उतनी तरीके से मजबूत नहीं है, जहां वो छोटे संख्या में है और उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा चीज है, और यही चीज जो हम एशिया की बात कर रहे हैं, खास करके भारत से सटे देशों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो था ही, उसके बाद आप नेपाल की आज स्थिति आप देख रहे हैं, उसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका देख रहे हैं। तो हमें अपनी चीजों को मजबूती से देखना है कि इस तरह की एक रणनीति है कि भारत को चारों तरफ से इस तरह से घेरा जाए कि यहाँ की स्थिति को बदला जा सके। तो हमें, मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए कि श्रीलंका, बांग्लादेश और उसके बाद से नेपाल का अगर ये स्थिति बनती है तो हमें इन तीनों मोर्चे पर अपने आप को ताकतवर रखना चाहिए। और शारदा दीक्षित जी को मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो किस पार्टी से हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपने देश को लेकर के जो बात कह रही थी वो किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है। कारण क्या है कि हमारे देश की सरकार, हमारी जो ताकत है, हमारा लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र में हम गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं, क्योंकि हमने अंग्रेजों के खिलाफ भी आक्रामक रुख नहीं अपनाया था, और हिंसा तो हमारे देश की बात ही नहीं होती। रुद्रप्रताप जी विदेश मामलों की जानकार है, विदेश मामलों की जानकार है, किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे। मैं इनको सुन रहा था कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपना नंबर आ सकता है, ये उस तरह से उग्र बयान मुझे नहीं लगता है कि भारत के परिवेश में देने चाहिए, क्योंकि हम लोग बाकी देशों की तरह नहीं है कि हम किसी के बहकाव में आकर के किसी के द्वारा संचालित आंदोलनों के द्वारा चीजों को कर सकते हैं। इस देश में बहुत कुछ हुआ है, हमने इस देश में बहुत कुछ चीजें देखी हैं, उसके बाद भी हमारे देश का लोकतंत्र जहां था वहां है और वहीं खड़ा हुआ। हमारे देश में 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है, लेकिन तब भी हमारे देश का लोकतंत्र नहीं टिका। कारण क्या है कि हमारे देश के लोगों की आस्था लोकतंत्र में है। हमारे यहाँ नेता भ्रष्टाचार के आरोप में भी के बाद भी बाहर घूमते हैं और फिर से सरकार में आते हैं, तब भी हमारे देश की जनता इस तरह से उग्र होकर के अपने लोकतंत्र को तो नहीं खत्म करने की कोशिश करती है। तो हम बाकी देशों की तुलना अपने देश से नहीं कर सकते। लोकतंत्र को खत्म कर रही है रुद्र जी। नहीं, ये आपको लग सकता है शारदा जी, ये आपको लग सकता है, आपको व्यक्तिगत लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये मैंने क्या कहा, ये आपकी व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, लेकिन हम नहीं महसूस कर रहे हैं। हम कहीं से भी अपने आप को तानाशाही के अंदर नहीं महसूस कर रहे हैं। हम कहीं से अपने आप को
दबा कुचला नहीं महसूस कर रहे हैं। हम लोकतंत्र में उसी आस्था के साथ देखिए, उसी एक बात है, अगर डिबेट हर जगह के लिए किसी भी तरह से दबाव में नहीं होंगी। ठीक है रुद्र जी और शारदा जी, मैं बस इतना जानती हूं हर जगह के लिए ये नहीं है। यदि नेपाल में ये सिनेरियो हुआ या श्रीलंका में ये सिनेरियो, देखिए चर्चा ये इस तरह से नहीं थी कि क्या हम भी उस लाइन में आएंगे, क्या हमारे साथ हो सकता। बेशक इन घटनाओं को देखकर हम सोच सकते हैं, लेकिन हमें डिफरेंस भी देखना पड़ेगा अपने पड़ोसी देशों को और अपने आप को खुद को कि आज हम कहां हैं। लेकिन हाँ, जो एक बात रखी गई है कि जो फंडिंग की बात अभी रुद्र प्रताप जी बोल रहे थे, एक साजिश की बात, मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा था, कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई सपोर्ट है। ऐसे ही सिर्फ ये युवा बिना किसी नेतृत्व के और एक प्रेशर डाल के आप इतनी सारी चीजों को कर रहे हैं, तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। देखिए, अपील जरूर की जा रही है शांति बनाए रखने की हर तरीके की, लेकिन क्या ये शांति होगी, ये मुझे लगता है और अपडेट अभी तो आती ही रहेगी। लेकिन आज का जो सिनेरियो था, बस अब ये थम जाना चाहिए, इतना ही कहेंगे क्योंकि समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, क्योंकि आग में झुलसा नेपाल है और बार बार कहा जा रहा है कि जेनजी जो आंदोलन से बुरा हाल हुआ है, यहां इनको कमान चाहिए, ये लोग सबसे फ्रंट पे आकर चीजों को कर रहे हैं, लेकिन इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जितना नुकसान हो गया है, जितने लोगों की हत्या हो गई है, उनकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये सही तरीका है आवाज उठाने का? बहुत सारी बातें हैं, पहला सिनेरियो नहीं देख चुके हैं, इसलिए आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार नेपाल में पूरी तरीके से तख्ता पलट हो रहा है या नहीं, क्या चीजें हैं, क्या कोई फंडिंग है, क्या किसी का सपोर्ट है। ये बहुत बड़े सवाल हैं जो आने वाले समय में इनका खुलासा करेंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।